क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है या फिर शत्रु राशि का है या बेहद कमजोर होकर के आपको परेशान कर रहा है? रुकिए, फलादेश पर पहुंचने से पहले एक बार उसकी पुष्कर नवांश में स्थिति जरूर देख लीजिए। वैदिक ज्योतिष का एक ऐसा गुप्त नियम है जो मरे हुए या सोए हुए ग्रह को भी राजा बनाने की ताकत रखता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुष्कर नवमांश क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे ये आपकी कुंडली के सबसे बड़े अशुभ ग्रह को भी आपके लिए वरदान बना सकता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर RB धमन। वैदिक ज्योतिष में पुष्कर नवांश को बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। ये नवांश कुंडली के D9 के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष अत्यंत शुभ अंश यानी डिग्री होते हैं जो किसी भी ग्रह की शक्ति, शुभता और सकारात्मक फल देने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली यानी D1 में कमजोर स्थिति में हो, नीच राशि का हो या शत्रु राशि में बैठा हो, लेकिन वही ग्रह पुष्कर नवांश के अंशों में आ जाता है तो उसे एक सुरक्षा कवच मिल जाता है। ऐसा ग्रह अपने दोषों को छोड़ करके शुभ फल देने की स्थिति में आ जाता है। पुष्कर नवमांश का गणित और नियम क्या है? पूरी राशि चक्र यानी 360 डिग्री, इसमें कुल होते हैं 108 नवांश, जिसमें से केवल 24 नवांश ही पुष्कर नवमांश कहलाते हैं। प्रत्येक राशि में 2 पुष्कर नवांश होते हैं। ये सभी 24 पुष्कर नवांश केवल शुभ ग्रहों, सौम्य राशियों के स्वामित्व में आते हैं। जैसे गुरु यानी बृहस्पति और शुक्र, ये 2 स्वाभाविक शुभ ग्रह हैं, और बुध और चंद्रमा ये भी कंडीशन के साथ शुभ ग्रह माने गए हैं। शनि, मंगल या सूर्य की राशियों में कोई भी पुष्कर नवांश नहीं आता। राशियों के तत्व के आधार पर पुष्कर नवांश की स्थिति को ऐसे देखा जाता है, आइए समझते हैं। जैसे अग्नि तत्व राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। इन राशियों में 7वां नवांश यानी तुला का और 9वां नवांश यानी धनु का पुष्कर नवमांश कहलाता है। डिग्री 20°00 कला से लेकर के 23°20 कला तुला नवांश यानी स्वामी इसका शुक्र होता है, और डिग्री 26°40 कला से लेकर 30°00 कला तक धनु नवमांश, इसका स्वामी गुरु होता है। फिर पृथ्वी तत्व राशियां कौन सी हैं? वृषभ, कन्या और मकर। इन राशियों में 3रा नवमांश यानी मीन राशि का नवमांश और 5वां नवमांश यानी वृषभ पुष्कर नवमांश कहलाते हैं। डिग्री में देखें तो 6°40 कला से लेकर के 10°00 कला तक मीन के नवांश यानी स्वामी होगा गुरु ग्रह, और डिग्री में दूसरा देखें तो 13°20 कला से लेकर 16°40 कला तक वृषभ नवांश, इसके स्वामी होंगे शुक्र ग्रह। अब आगे है वायु तत्व राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। इन राशियों में 6ठा नवमांश यानी मीन और 8वां नवमांश यानी वृषभ, ये पुष्कर नवमांश कहलाते हैं। डिग्री में देखें तो 16°40 कला से 20°00 कला तक मीन नवमांश, इसके स्वामी बृहस्पति गुरु हैं, और डिग्री में ही 23°20 कला से लेकर 26°40 कला तक वृषभ नवमांश, इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अब जल तत्व राशियों को समझ लेते हैं। जल तत्व राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में पहला नवमांश यानी कर्क का और 3रा नवमांश यानी कन्या पुष्कर नवमांश कहलाते हैं। डिग्री में देखें तो 00°00 कला से लेकर 3°20 कला कर्क नवमांश, राशि स्वामी होंगे चंद्रमा, और आगे देखें तो डिग्री में 6°40 कला से लेकर 10°00 कला तक ये है कन्या नवमांश, स्वामी होते हैं बुध ग्रह। पुष्कर नवमांश में ये सभी ग्रह होने से क्या फल देते हैं, इसको समझना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडली में जब
कोई ग्रह अशुभ स्थिति में होगा और वो होगा पुष्कर नवमांश भाग में, तो समझ लीजिए कि उसकी अशुभता दब जाती है, कम हो जाती है, कभी कभी खत्म भी हो जाती है। अगर कोई ग्रह पीड़ित है, मान लो राहु केतु के साथ में बैठा हुआ है या फिर नीच राशि का है, लेकिन अगर वही ग्रह पुष्कर नवमांश के भाग में बैठा हुआ है, डिग्रियों में बैठा हुआ है, तो उसे पोषण मिल जाता है और वह प्रतिकूल फल देने के बजाय जातक को जीवन के संघर्षों से उबारने में बड़ी मदद करने वाला हो जाता है। अंतरदशा या महादशा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जब पुष्कर नवमांश में बैठा ग्रह, इस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है तो वह समय जातक के लिए भाग्य उदय या फिर धन लाभ या मान सम्मान और आध्यात्मिक प्रगति, इनमें से कोई ना कोई अच्छाई लेकर के आता है। पुष्कर नवमांश भाग्य उदय कारक कैसे हो सकता है? अगर लगन का स्वामी यानी लग्नेश या भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश पुष्कर नवमांश में हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली, समाज में प्रतिष्ठित और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर निकल जाता है। विपरीत परिस्थितियां उसको परेशान नहीं करती और विपरीत परिस्थितियों से बड़ी आसानी से सरलतापूर्वक बाहर निकल जाता है। विशेष बात यह है कि फलित ज्योतिष और सूक्ष्म फलादेश करने की जो पद्धति है, इसके द्वारा जब हम ग्रहों के बल का सटीक आकलन करते हैं तो पुष्कर नवमांश की स्थिति को देखना जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह ग्रह की आंतरिक और वास्तविक शक्ति को दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार अगर कोई ग्रह लगन कुंडली यानी D1 में अपनी स्थिति स्वामित्व जैसे कि मान लो 6, 8 या 12 भाव का स्वामी होगा या फिर क्रूर स्वभाव के कारण अशुभ परिणाम देने वाला होगा या इन 6, 8 या 12 स्थान में स्थित होगा या इन स्थान के स्वामियों के साथ स्थित होगा कहीं न्यूट्रल हाउस में, और वही ग्रह पुष्कर नवमांश में बैठ जाए तो उसके अशुभ परिणामों में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ जाता है। इसे ज्योतिष फलादेश में एक अत्यंत प्रभावशाली अपवाद या संशोधन का नियम माना जाता है। इस स्थिति में ग्रह के व्यवहार में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रूरता और अशुभता में भारी कमी हो जाना। पुष्कर नवमांश का शाब्दिक अर्थ ही है कि पोषण करने वाला या पवित्र करने वाला जलाशय या तालाब। जब कोई अशुभ या पापी ग्रह जैसे कि शनि, मंगल, राहु या कोई मार्केश या दुख स्थान में स्थित कोई ग्रह या दुख स्थान का अधिपति इस पुष्कर नवमांश में आ जाता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा ऐसे समझिए कि जैसे फिल्टर हो जाती है। वह जातक को पूरी तरह से बर्बाद या नष्ट नहीं कर पाता। अगर वह कोई नुकसान करने भी जाएगा तो उसकी तीव्रता बहुत कम, माइल्ड हो जाती है। नीच भंग जैसा प्रभाव, नीच भंग योग तो आपने समझा ही होगा कि कुंडली में कैसे बनता है। अगर कोई ग्रह D1 में नीच राशि का होकर के अशुभ फल दे रहा है, लेकिन D9 में वह पुष्कर नवमांश के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे ग्रह का आंतरिक बल माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर सूर्य तुला राशि में नीच राशि का है कुंडली में, जो कि अग्नि तत्व राशि है, वह 20 अंश से 23 अंश 20 कला के बीच में स्थित है, तो वह सूर्य D9 में तुला शुक्र की राशि के पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। ऐसा सूर्य जातक को नीच के पूर्ण दुष्प्रभाव के बजाय संघर्ष के बाद एक विशेष प्रकार की सफलता, कलात्मक समझ या कूटनीतिक क्षमता प्रदान करने वाला हो जाएगा। दशा या अंतरदशा में मिश्रित होकर के लेकिन अंततः संभलने वाले परिणाम होते हैं। जब इस प्रकार के ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है तो परिणाम कुछ ऐसे मिलते हैं। शुरुआती संघर्ष, जैसे कि ग्रह D1 के नियमों से अशुभ है, लेकिन वह शुरुआत में अपनी प्रकृति के अनुसार मानसिक तनाव, अड़चने या चुनौतियां दे सकता है।
पुष्कर नौमांश का संरक्षण उसको अगर प्राप्त है, लेकिन पुष्कर नौमांश का प्रभाव जातक को गिरने नहीं देगा। संकट के समय कोई न कोई अप्रत्याशित मदद मिल जाती है और अंततः जातक उस समस्या से सफलतापूर्वक बाहर निकल आता है। अब दुख स्थान के स्वामी मतलब यह है कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी, इनका प्रभाव या इन पर प्रभाव, अगर कुंडली में 6, 8 या 12वें भाव का स्वामी जो कि फलादेश में अशुभ माने जाते हैं, पुष्कर नौमांश में आ जाते हैं। 6ठा भाव, इस स्थान का स्वामी पुष्कर नौमांश में होकर के कैसे प्रभावित हो जाएगा। 6ठा भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु, जातक को बीमारियां या कर्ज तो हो सकते हैं, लेकिन वह उनसे जल्दी ही ठीक हो जाएगा और शत्रुओं पर अंतोगत्वा विजय प्राप्त कर लेगा। इसी तरह से 8वां भाव जो कि बाधाएं और संकट का सूचक होता है, संकट आएंगे लेकिन वे जातक के लिए आध्यात्मिक रूपांतरण और अचानक धन लाभ का माध्यम भी बन जाएंगे। इसी तरह से 12वां भाव को क्या कहा जाता है, व्यय भाव या हानि का भाव। खर्च तो होंगे ऐसे में, लेकिन वो शुभ कार्यों, यात्राओं या निवेश पर होंगे, ना कि नुकसान के लिए। एक व्यवहारिक सूत्र इसमें कहा गया है कि पुष्कर नौमांश में बैठा अशुभ ग्रह अपनी अशुभता को पूरी तरह से नहीं भूलता, लेकिन वह काटने वाले सांप से लेकर के जहर विहीन सांप में बदल जाता है। वह डरा सकता है, संघर्ष करा सकता है, किंतु जातक का अंतिम परिणाम में कल्याण ही सुनिश्चित करता है। अब पुष्कर नौमांश कुंडली के वह हीलिंग पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की शक्ति रखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत पुष्कर नौमांश और पुष्कर भाग फलित और मुहूर्त शास्त्र के भी अत्यंत गोपनीय, प्रामाणिक और चमत्कारी सूत्रों से हम समझ सकते हैं। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है पोषण करने वाला या पवित्र करने वाला। जिस प्रकार गंगा आदि नदियां पवित्र नदियों में विशिष्ट समय पर स्नान करने से संचित पापों का शमन होता है, ठीक उसी प्रकार काल चक्र के कुछ ऐसे विशिष्ट अंग और नौमांश होते हैं जहां बैठ कर के ग्रह निर्बल, पीड़ित या नीच का ग्रह भी संजीवनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और अपनी दशा या अंतरदशा में शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। ऋषियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों के आधार पर इसका विस्तृत और प्रामाणिक विवेचन क्या कहा गया है। पुष्कर नौमांश का वर्णन वृहद स्तर पर लुप्त प्राय होकर भी इसके मुख्य शास्त्रीय स्रोत मिलते हैं, जैसे कि जातक पारिजात अध्याय 1 श्लोक नंबर 58। इसमें स्पष्ट रूप से सभी राशियों के लिए विशिष्ट पुष्कर भागों का उल्लेख है। अध्याय 7 श्लोक 25 में इसे वर्गोत्तम के समान ही फलदायी माना गया है। फिर है देव केरलम चंद्रकला नाड़ी। इस ग्रंथ में पुष्कर नौमांश का अत्यधिक फलित उपयोग बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी केंद्र या त्रिकोण का स्वामी पुष्कर नौमांश में हो तो जातक अत्यंत भाग्यवान होता है और दीर्घायु होता है। एक ग्रंथ और है विद्या माधवीय सर्व सिद्धि नाम से भी जाना जाता है। मुहूर्त और फलित दोनों संदर्भों में पुष्कर नौमांश को सर्व सिद्धिदायक माना गया है। पुष्कर नौमांश की गणना 24 पुष्कर नौमांश के रूप में मानी गई है। संपूर्ण भचक्र को यानी पूरे सौर मंडल को, जो ग्रहों का भ्रमण मार्ग है, उसको अगर 108 भागों में बांट दिया जाए तो ये 108 नवांश में आपने बांट लिया। 108 भाग में से केवल 24 भाग ऐसे होंगे जिनमें ग्रह अगर स्थित होगा जन्म के समय या मुहूर्त के समय या प्रश्न कुंडली के समय तो पुष्कर नौमांश की श्रेणी में आ जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन सभी 24 नौमांशों के स्वामी केवल और केवल शुभ ग्रह ही होते हैं, यानी उन राशियों के स्वामी केवल शुभ ग्रह ही होते हैं। जैसे बृहस्पति और शुक्र, ये तो स्वभाव से ही शुभ हैं। बुध और चंद्रमा भी शुभ हो जाते हैं जब इन संबंधित राशियों में होते हैं पक्ष बली होकर के या बुध कंडीशन के साथ। और
क्रूर या पाप ग्रहों के नवमांश को ये उपाधि प्राप्त नहीं होती। इसमें एक नियम बड़ा आसान है, ये याद रखना जरूरी है। अग्नि को शीतलता के लिए शुक्र की राशियां वृषभ और तुला, पृथ्वी को जीवन देने के लिए जल राशियां यानी कर्क और मीन, वायु को दिशा देने के लिए गुरु की राशियां धनु और मीन, जल को व्यवस्थित करने के लिए बुध की राशियां मिथुन और कन्या। महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सिद्धांत क्या बताए गए हैं? किसी ग्रह का पुष्कर नवमांश में होना ग्रह की शुभता को बढ़ाता है, दोषों को काफी सीमा तक कम कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। दशा अंतरदशा में संरक्षण प्रदान करता है, आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति की संभावनाएं बढ़ाता है। अगर ग्रह उच्च या सवग्रह या वर्गोत्तम हो तो फल की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। इन 24 में से 3 नवमांश ऐसे हैं जो पुष्कर होने के साथ साथ वर्गोत्तम भी हैं, जिसके कारण ये त्रिकाल सिद्धि प्राप्त हो जाती है जातक को। वृषभ राशि में वृषभ नवमांश 13 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला तक। दूसरा है कर्क राशि में कर्क नवमांश 00 अंश से 00 कला से लेकर के 3 अंश 20 कला तक। और तीसरा है धनु राशि में धनु का नवमांश 26 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश 00 कला तक। पुष्कर भाग के कुछ विशिष्ट अंश हैं ये। पुष्कर नवमांश जहाँ 3 अंश 20 कला का एक गोचर क्षेत्र है, वहीं पर पुष्कर भाग राशि के भीतर का एक निश्चित संवेदनशील बिंदु है। अगर कोई ग्रह ठीक इसी अंश पर आ जाए तो उसे असाधारण बल प्राप्त हो जाता है। पुष्कर भाग के फलित ज्योतिष में व्यवहारिक प्रयोग और नियम क्या हैं? कुंडली विश्लेषण करते समय पुष्कर नवमांश को इन विशेष नियमों के तहत देखा जा सकता है। कौन से हैं वो नियम, आइए समझिए। नीच, भंग और शुद्धि। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली यानी D1 में नीच राशि का है, जैसे कन्या राशि में शुक्र या फिर मीन राशि में बुध, लेकिन वह नवमांश में पुष्कर नवमांश में चला जाए तो उसका दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में नीच का फल देने के बजाय अत्यंत शुभ और सुरक्षात्मक और समृद्ध करने वाला फल प्रदान करने लगता है। भावाधिपतियों का पुष्कर नवमांश में होना। लग्नेश यदि पुष्कर नवमांश में हो तो जातक का संपूर्ण जीवन एक अदृश्य दैवीय कवच से सुरक्षित रहता है। व्यक्ति शून्य से उठ करके समाज में मान सम्मान और शीर्ष पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दशमेश अगर पुष्कर नवमांश में हो तो जातक अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार या राजनीति में बड़ी सफलता और कीर्ति प्राप्त करता है। सप्तमेश अगर पुष्कर नवमांश में हो तो जीवन साथी अत्यंत संस्कारी होता है, भाग्यशाली होता है वो जातक और संभ्रांत परिवार से होता है। विवाह के पश्चात जातक को भाग्य उदय सुनिश्चित होता है। दशा फल को कैसे देखें? जो ग्रह पुष्कर नवमांश या पुष्कर भाग में स्थित होते हैं वो अपनी विषोत्तरी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में जातक को अचानक धन लाभ या फिर संकटों से मुक्ति और आध्यात्मिक या फिर भौतिक उन्नति प्रदान करते हैं। अपवाद और काट क्या है? देव केरलम का अकाठ्य नियम है कि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली यानी D1 के अनुसार पुष्कर नवमांश में आ जाता है तो परंतु वह नवमांश राशि D9 चार्ट लगन कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में पड़ती हो तो उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में जातक को वैभव और संघर्ष दोनों एक साथ बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। मुहूर्त और प्रश्न शास्त्र में भी इसका उपयोग कैसे किया जाता है? मुहूर्त निर्माण। यदि किसी अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए तत्कालिक शुद्ध लगन ना मिल रहा हो तो पुष्कर नवमांश लगन, जिस समय पुष्कर नवमांश उदित हो रहा हो लगन में, इसको चुन लेने से लगन के कई दोष अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से प्रश्न कुंडली,
प्रश्न कुंडली में अगर प्रश्न लगन या कार्येश जिस विषय में प्रश्न पूछा गया है उसका स्वामी पुष्कर नवमांश में स्थित हो तो कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो करके कार्य सिद्ध होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। पुष्कर नवमांश के सूक्ष्म और व्यवहारिक पक्षों को और गहराई से समझने के लिए इसके कुछ ऐसे प्रयोगात्मक नियम और नाड़ी ज्योतिष के छिपे हुए सूत्र हैं जिनका उपयोग फलित की सटीकता को कई गुना बढ़ा देता है। इस विषय को और अधिक विस्तार देते हुए इसके व्यवहारिक प्रयोगों को इस प्रकार से वर्णित किया गया है। पुष्कर नवमांश और ग्रहों का विशिष्ट व्यवहार कैसा होगा, एक एक करके समझते हैं। सूर्य से लेकर के और शनि सभी ग्रहों का। प्रत्येक ग्रह जब इन 24 पवित्र नवमांशों में प्रवेश करता है तो वह अपनी नैसर्गिक प्रकृति के अनुसार समाज और जातक के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। जैसे कि क्योंकि सूर्य अग्नि राशि विशेष करके मेष के 21 अंश या धनु नवमांश हो तो जातक में अद्वितीय प्रशासनिक क्षमता होती है, समाज में अटूट मान सम्मान और सरकारी तंत्र से भारी लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। चंद्रमा हो अगर पुष्कर नवमांश में, यदि आप जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया की तलाश में हैं, तो डॉक्टर आर.बी. धवन गुरुजी का परामर्श आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। गुरुजी केवल राशि ही नहीं बल्कि वैदिक नक्षत्र ज्योतिष, वैदिक नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनका 38 से अधिक वर्षों का अनुभव और सटीक जन्म कुंडली विश्लेषण उन्हें अन्य ज्योतिषियों से अलग बनाता है। चंद्रमा क्योंकि मन का और औषधियों का कारक ग्रह है। जल राशि कर्क या मीन नवमांश में पुष्कर में चंद्रमा जातक को असीम मानसिक शांति, तीव्र अंतः प्रेरणा और हीलिंग पावर, दूसरों को ठीक करने की क्षमता देता है। अब यही जातक जिसका चंद्रमा पुष्कर नवमांश में है, यदि वो जातक चिकित्सक हो जाए तो हजारों रोगियों का कल्याण करने की क्षमता वाला होता है। अब यहाँ मंगल को देखते हैं। मंगल अगर पृथ्वी या अग्नि राशि के पुष्कर नवमांश में हो तो जातक अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज कल्याण में करेगा, निर्माण कार्य या रक्षा के क्षेत्र में करेगा। यहाँ मंगल की क्रूरता समाप्त होकर के रक्षक का रूप ले लेती है। बुध अगर बुध पुष्कर नवमांश से संबंध बना रहा है, उस भाग में है, जैसे कि जल राशि के अंतर्गत 6 अंश 40 कला से लेकर 10 अंश 00 कला में बुध होने से जातक असाधारण गणितज्ञ होता है, चतुर होता है, ज्योतिषी भी हो सकता है या फिर वो अच्छा वकील भी हो सकता है, लेखक हो सकता है, रणनीति बनाने वाला हो सकता है। उसकी वाणी में सरस्वती का वास होता है, जो कह देता है वैसा ही होने लग जाता है। गुरु, अब बृहस्पति को देखो तो बृहस्पति स्वयं पुष्कर नवमांशों का सबसे बड़ा अधिपति ग्रह है। जब गुरु स्वयं पुष्कर नवमांश में हो तो जातक जीवात्मा के उच्च स्तर को छूता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, प्रकांड विद्वान हो सकता है और समाज का मार्गदर्शक बनता है। इसी तरह से शुक्र ग्रह, अगर शुक्र ग्रह तुला या वृषभ के पुष्कर नवमांश में हो तो जातक को न केवल असीम भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं बल्कि उसका वैवाहिक जीवन अत्यंत निष्कलंक और प्रेम पूर्वक होता है। ऐसे ही शनि अगर पुष्कर नवमांश से संबंध बना रहा हो तो शनि का पुष्कर नवमांश में होना एक अत्यंत आध्यात्मिक योग माना जाता है। ये जातक को अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ और लंबी आयु प्रदान करने वाला योग होता है। ऐसा शनि अपनी दशा में व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाता है। योग कारक ग्रहों के साथ अगर पुष्कर नवमांश का भी संबंध हो जाए तो आनंद आ जाता है उस जातक को। कुंडली में राजयोग की वृद्धि हो जाती है। कैसे? अगर कुंडली के मुख्य राजयोग कारक ग्रह पुष्कर नवमांश से जुड़ जाएं तो राजयोग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसमें
पंच महापुरुष योग और पुष्कर नौमांश का संबंध अगर हो जाए, अगर कुंडली में रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग या फिर शश योग ये बन रहा हो और वह ग्रह लगन कुंडली के साथ साथ पुष्कर नौमांश में भी बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल करता है। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। भाव चलित और पुष्कर का सूक्ष्म नियम भी समझिए। कई बार लगन कुंडली यानी D1 में कोई ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव त्रिक भाव में दिखाई देता है, जिससे ज्योतिषाचार्य उसे अशुभ मानते हैं। परंतु अगर वह ग्रह पुष्कर नौमांश जैसे कि 14 अंश 21 कला पर स्थित हो तो वह त्रिक भावों के बुरे फलों को पूरी तरह से सोख लेता है और जातक को विपरीत राजयोग जैसी गुप्त संपत्ति या अचानक बड़ी सफलता प्रदान करता है। नाड़ी ज्योतिष में कुछ गुप्त सूत्र गोचर को लेकर के कहे गए हैं। चंद्रकला नाड़ी यानी देव केरलम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अनुसार पुष्कर नौमांश का गोचर में बहुत बड़ा महत्व है। गोचर का नियम है, जब कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह विशेष करके गुरु या शुक्र गोचर में जन्म कुंडली के किसी पुष्कर नौमांश या पुष्कर भाग कला के ऊपर से निकलता है तो वह समय जातक के जीवन में किसी बड़े भाग्यशाली मोड़ जैसे कि विवाह, संतान का जन्म, नया व्यवसाय या गृह निर्माण का कार्य प्रशस्त करता है। इसके विपरीत अगर राहु या केतु जैसे छाया ग्रह जन्म के पुष्कर बिंदु पर गोचर करते हैं तो वे शुभ फलों को कुछ समय के लिए ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन पुष्कर के आंतरिक पवित्रता के कारण वही राहु और केतु जातक का अंतिम रूप से अहित नहीं कर पाते। फिर कहा गया है, प्रसव और संतान जन्म में पुष्कर की भूमिका भी बताई गई है। मुहूर्त चिंतामणि और जातक शास्त्र के अनुसार संतान के जन्म समय के निर्धारण में भी इसका गहरा विचार किया जाता है। अगर किसी बालक का जन्म पुष्कर लगन या पुष्कर नवांश के दौरान होता है तो वह बालक कुल दीपक होता है। ऐसा बच्चा जन्म लेते ही अपने परिवार के संकटों को दूर करता है। उसकी कुंडली के अन्य कोई भी अगर अरिष्ट योग, बालारिष्ट जैसा कोई योग बन रहा है तो बालारिष्ट योग स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। जन्म कुंडली में हम किसी ग्रह को वर्गोत्तम स्थिति में अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा पाते हैं, उसका फल अच्छा माना गया है। और अगर वही ग्रह पुष्कर नौमांश में भी हो, अक्सर ज्योतिषी वर्गोत्तम और पुष्कर नौमांश को एक जैसा मान लेते हैं, परंतु इसमें एक सूक्ष्म और दार्शनिक और व्यवहारिक अंतर भी है। मूल प्रकृति यह है कि ये ग्रह की क्षमता और स्थिरता को दर्शाता है। ग्रह जिस राशि में D1 में है उसी में D9 में रहता है और यह ग्रह की शुद्धता और पोषण क्षमता को दर्शाता है। पाप ग्रह का प्रभाव अगर राहु या शनि वर्गोत्तम हो तो वह अपनी क्रूरता और कठोरता में अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। पाप ग्रह भी यहाँ आकर अपनी क्रूरता को भूलकर केवल पवित्र और शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। मुख्य कार्य ये जातक को भौतिक संसार में डट कर खड़े रहने का बल देता है। फलित करते समय केवल लगन कुंडली के ग्रहों के ऊंचे या नीचे होने पर अंतिम निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ग्रह अंशों में पुष्कर भाग के अंतर्गत आ जाता है तो वह मरुस्थल में गंगा जल के समान जैसी स्थिति वैसा कार्य करता है। इसीलिए महर्षियों ने इसको फलित का एक अत्यंत प्रमाणिक और अचूक टूल माना है। ये जातक को ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा कवच प्रदान करता है। पुष्कर नौमांश के स्वामियों का रहस्य भी है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि सभी 24 पुष्कर नौमांशों के स्वामी केवल 4 शुभ ग्रह ही हो सकते हैं, जिसमें गुरु है, शुक्र है और कंडीशन के साथ बुध और चंद्रमा भी हैं। इन 24 नौमांशों का विभाजन करके स्वामियों के आधार पर इस प्रकार भी विचार किया जाता है। बृहस्पति कुल 9 नौमांशों के स्वामी हैं, धनु और मीन नौमांश।
शुक्र कुल 9 नमांशों के स्वामी हैं, वृषभ और तुला नौमांश। बुध कुल 3 नमांशों के स्वामी हैं, कन्या नौमांश। चंद्रमा कुल 3 नमांशों के स्वामी हैं, कर्क नौमांश। फलित का एक नियम और है, जब आप किसी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हों तो केवल ये न देखें कि ग्रह पुष्कर नवमांश में है, बल्कि ये भी देखें कि वह किस शुभ ग्रह के नवमांश में बैठा हुआ है। जातक को मिलने वाला फल उस नवांशेष की प्रकृति के अनुसार अपना रूप बदल लेगा। अगर ग्रह गुरु के पुष्कर नवमांश में हो, धनु या मीन में, तो जातक को जीवन में उच्च ज्ञान, संतान का सुख, समाज में पूजनीय स्थान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये सबसे शक्तिशाली पुष्कर भाग माना गया है। इसी तरह से अगर शुक्र के पुष्कर नवमांश में हो, जैसे कि वृषभ और तुला, तो जातक को असीम भौतिक वैभव प्राप्त होता है, उसको वाहन सुख प्राप्त होता है, वाहनों का उत्तम सुख प्राप्त होता है, कलात्मक सफलता मिलती है, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हो सकता है वो, और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त होता है। इसी तरह से बुध ग्रह अगर पुष्कर नवमांश में हो, जैसे कि कन्या में, तो जातक को व्यापार में अप्रत्याशित सफलता, कुशाग्र बुद्धि, गणितीय क्षमता और लेखन, ज्योतिष के क्षेत्र में या फिर जो भी वाक चातुर्य के कार्य हैं, जैसे कि वकालत का कार्य, इसमें ख्याति प्राप्त होती है। अगर चंद्रमा पुष्कर नवमांश से संबंधित हो, जैसे कि कर्क में हो नवमांश में, जातक को जनता का भरपूर प्यार प्राप्त होता है, मानसिक शांति, माता का सुख प्राप्त होता है और समाज में एक दयालु मार्गदर्शक की छवि बनती है उसकी। तो दर्शकों, अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपका कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश के सुरक्षा कवच में बैठा है। अगर आपको ये तकनीक और तार्किक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना, और हाँ, ज्योतिष के ऐसे गहरे और प्रमाणिक सूत्रों को लगातार जानने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकॉन भी दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।